एक लॉ जिसका सुंदर सा नाम क्या है, इनकम टैक्स लॉ। क्या नाम है उसका? मैंने इनकम टैक्स एक्ट नहीं कहा, परसों मैंने बात की थी आपसे लास्ट क्लास में कि इनकम टैक्स एक्ट में और लॉ में फर्क है। लॉ में क्या क्या शामिल हो जाता है? सब कुछ, राइट? लॉ में शामिल हो जाता है सब कुछ, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज करता हूं एक्ट, तो उसमें सब कुछ शामिल नहीं होता। आइए देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इनकम टैक्स के जो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैंने आपसे चर्चा की थी, एक आर्टिकल 246 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, जो किसी भी लॉ को बनाने की पावर देता है, यूनियन लिस्ट के थ्रू और स्टेट लिस्ट के थ्रू। और एक कॉन्करेंट लिस्ट अलग से होती है, वो अलग बात है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा फिलहाल। जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें इनकम टैक्स की पावर दी गई है, उसमें इनकम टैक्स एक्ट लॉ को बनाने की पावर दी गई है। और मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था, मैं साथ साथ ये मैंने आपको कहा था कि वो का एंट्री नंबर क्या है? 82। एंट्री नंबर 82 कहता है किसका? आर्टिकल 246 को के में जो लॉ बनाने की पावर है उसके 3 पार्ट है। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो वो यूनियन लिस्ट में आता है, एंट्री नंबर 82 में आता है, जहां क्लियर लिखा हुआ है टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको देश के संविधान से पावर नहीं मिली, राइट? दूसरी बात, क्या स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है? देखो जरा, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है क्या इनकम टैक्स कलेक्ट? नहीं, नहीं कर सकती। अब देखिए होता क्या है, जो हमारा मुद्दा है मैं केवल उसकी बात करूंगा। यार ये ज्यादा ठंड हो रही है, बंद कर दो फैन जरा, तो नीचे करो। हाँ इसको बंद कर दो। टैक्सेस, देखो बच्चों, टैक्सेस होते हैं दो तरह के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या भला है? क्यों सारा डायरेक्ट नहीं कर दिया गया, या क्यों सारा इनडायरेक्ट नहीं कर दिया गया? देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, यहाँ पर कुछ लोग बहुत रिच हैं, ये रिच क्लास हो गया, रिच क्लास। मान लीजिए ये पुअर क्लास है, बहुत ही गरीब है, ठीक है। और ये मान लीजिए मध्यम वर्ग है, ठीक है। एक मैंने जस्ट दिखाया आपको पिक्चर, ठीक है। अब जो रिच क्लास है बच्चों, उसके पास उसकी इनकम है या नहीं? रिच क्लास का मतलब क्या हुआ कि उसकी अच्छी खासी इनकम है, राइट? अब जब रिच क्लास की इनकम है, तो मुझे ये बताइए, ये जो रिच क्लास है इससे हमें इनकम टैक्स लेना चाहिए या नहीं? सरकार को लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए। जो टैक्स सीधे सीधे तौर पर इनकी जेब से निकाल लिया जाता है, किससे? रिच क्लास से, उस टैक्स को कहा जाता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, सीधे सीधे, जो कि इनकी इनकम के बेस पे होता है, ठीक है। क्या सर इनसे इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता? बोलिए, क्या इनसे इनकम टैक्स वसूला जाता होगा? इनसे इनकम पर टैक्स? सर इन बेचारों की इनकम ही 100 रुपये पर डे है, 200 रुपये पर डे है, उनका रोटी पानी चल जाए वही बहुत है, क्या टैक्स वसूलोगे इनसे? तो इनसे कोई टैक्स वसूला नहीं जाता। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि इनसे सीधे सीधे तौर पे इनकी जेब से पैसा निकाल लिया जाए। लेकिन
जब गवर्नमेंट इनकी जेब से पैसा निकालती है ना बच्चों, एक फैक्ट देखो, सोच के देखना जरा, कि आपकी जेब से पैसा निकाले और किसी और को दे दे, आपको कैसा लगेगा? क्योंकि रोड जो बनती है वो किसके पैसे से बनेगी? इन लोगों के पैसे से। हॉस्पिटल किसके पैसे से बनेंगे? इन लोगों के पैसे से। हाँ है ना? तो टैक्स तो ये दे रहे हैं, ये लोग टैक्स दे ही नहीं रहे, ये लोग तो टैक्स दे ही नहीं रहे, राइट? जब ये लोग टैक्स नहीं दे रहे, ये वाले जो पुअर पीपल हैं, ये अगर टैक्स नहीं दे रहे बच्चों, तो जल्दी से बताओ, क्या ये लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? सर हमारा पैसा सारा इनके पास चला जाता है, रोड बने। अरे 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 अरे, दीजिए, शूट कर दिया मैंने। जी बच्चों, ठीक है, इज दैट क्लियर? ये जो रिच क्लास है, ये अपनी जेब से, क्योंकि इनकी इनकम हाई है, तो ये लोग क्या देते हैं? टैक्स। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा यार छोड़ना तो इनको भी नहीं चाहिए, छोड़ना तो इनको भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जानबूझ के अपनी इनकम शो ना कर रहे हो, लेकिन उनकी इनकम भी हो, ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और तरीका निकाला, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ये पता है क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जब भी मैं कोई मोबाइल फोन परचेज करने जाता हूं या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाता हूं, तो इसमें टैक्स जुड़ा होता है सर। मैं गवर्नमेंट को टैक्स के, जब मैं मोबाइल खरीदता हूं, तो क्या मैं सीधे तौर पर गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे दे रहा हूं? नहीं, मैं तो प्रोडक्ट के पैसे दे रहा हूं। एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोबाइल 15,000 रुपए का है, ठीक है, मान लीजिए इसकी कीमत 15,000 है, मार्केट में 15,000 का लेके आया, तो मैं कहूंगा मैं 15,000 का मोबाइल लेके आया, मुझे नहीं पता कि इसमें से मोबाइल तो 12,000 का है, लेकिन शायद 3,000 रुपये क्या है? टैक्स। दैट इज कॉल्ड अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। यानी रिच क्लास दो तरह के टैक्स देता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। लेकिन पुअर या मीडियम क्लास, लोअर मीडियम क्लास, जनरली क्या होता है, वो इनकम टैक्स नहीं देते, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, सरकार को सीधा सीधा जेब से पैसे निकाल के नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी देते हैं। अगर कोई रिक्शे वाला मोबाइल खरीदता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार को टैक्स दे रहा है, वो भी दे रहा है, लेकिन वो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा, वो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये दो क्लासेस हैं हमारी। तो इनडायरेक्ट टैक्स सबके ऊपर मार पड़ती है, जितने भी लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूं और आप हैरान रह जाएंगे कि सरकार हमसे कितना टैक्स लेती है। देखिए जरा, मान लीजिए एक रिच व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, आपको मैं टैक्स का रेट बताता हूं, जो बहुत हायर ग्रुप के इनकम है, 100 रुपए क्या मैं बोलूंगा, 1 करोड़ रुपए कमाए, चलिए मैं 1 करोड़ रुपए को 100 रुपए का नाम दे देता हूं, 1 करोड़ रुपए कमाए, 1 करोड़ रुपए पर लगभग लगभग 35 रुपए टैक्स देना पड़ता है उस व्यक्ति को, 35%, यानी 35 लाख रुपए उसने सरकार को दे दिए। सोचिए, सोच के देखिए जरा एक बार, 100 रुपए कमाए, 35 रुपए सरकार को दे दिए, उसकी मात्र उसकी जेब में कितने बचे? 65। इस 65 की से जब वो कार खरीदने गया, तो उस लग्जरी कार में, ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में लगभग 42% टैक्स जुड़ा हुआ है, 42% टैक्स। यानी कि मैं सिंपल भाषा में कहूं, तो वो लगभग कार तो खरीदेगा 40 से 42 लाख रुपए की, लेकिन देने पड़ेंगे उसको 65 लाख।
आप सोचो उसने 100 रुपये कमाए थे, उसकी परचेजिंग पावर कितनी हुई? ओनली 42 लाख प्रैक्टिकल परचेजिंग पावर। 100 रुपये में से लगभग 55 से 60 रुपए सरकार ले गई। कितना भयंकर डाटा है सर, सोच के देखिए कितना टैक्स वसूलती है सरकार आपसे। ठीक है, लेकिन हाँ, अब सरकार के खर्चे भी होते हैं। खर्चे क्या होते हैं? डिफेंस, देश का डिफेंस, रोड्स, इंफ्रा, सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जो पुलिस की सर्विस लेते हैं आप, पानी, म्यूनिसिपलिटी, साफ सफाई, ये सब पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। लेकिन टैक्स भी कोई छोटा मोटा बर्डन नहीं है, आपके पास आज तक शायद इसलिए नहीं पहुंचा, हम उसके दो रीजन थे। डायरेक्ट टैक्स 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा टैक्स, मैं आपको लिमिट बताऊंगा, शायद इसका नंबर नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इनकम कितनी है तो आपको टैक्स कितना देना है। राइट? तो आपने आज तक क्यों नहीं सोचा? क्योंकि शायद डायरेक्ट टैक्स आप लोग देते होंगे, आपके फादर देते होंगे या नहीं देते होंगे, आई डोंट नो। उनकी इनकम कितनी है वो भी आपके फादर देते हैं, आप लोग नहीं देते। और जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि उसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है। अगर वहां 2 काउंटर बना दिए जाए ना अलग से, कि देखो मोबाइल के देके आओ 12,000 और 3,000 साथ वाले काउंटर में टैक्स के दो, फिर पता चलेगा टैक्स का बर्डन कितना होता है। जब आप देखेंगे मोबाइल तो 12,000 का था यार, मैं कितने दे के आ रहा हूँ? 15,000। तब पता चलेगा टैक्स क्या होता है। समझ गए मेरी बात? अब इसके लिए क्या होता है, ये टैक्स आता कैसे है, जरा ध्यान से सुनिए। चलिए मैं स्पेस दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट 2 तरह की होती है। कौन कौन सी बच्चों? हाँ गौरव भाई, टैक्स तो बहुत हाई है, मानता हूं मैं, भुगतता हूं मैं। जी। तो गवर्नमेंट कितने तरह की है बेटे? जल्दी से बताओ। सेंट्रल और स्टेट। इस भाई को खर्चे पूरे करने के लिए कुछ टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी गई है, हाँ या ना? इस भाई को खर्चे पूरे करने के लिए, बड़े भाई को, टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी गई है। इसको मान लीजिए इनकम टैक्स कलेक्ट करने की दे दी गई। इनको मान लीजिए स्टेट जीएसटी कलेक्ट करने की दे दी गई, जीएसटी की बात करूं तो, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो ना, पता है कितना टैक्स है? जीएसटी देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, जब मकान का रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगती है, पता है आपको इस चीज का? तो वो कौन कलेक्ट करता है? छोटा भाई। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी बहुत अच्छा खासा रिवेन्यू है, हर गाड़ी के ऊपर 8%। आप 10 लाख की गाड़ी लेके आए, 80,000 कहाँ चले गए? सीधा सरकार के पास, छोटे भाई के पास। किसके पास? छोटे भाई के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़ा भाई, इनके पास भी बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करने की पावर है, जिसमें एक फेमस नाम मैंने बताया आपको, क्या? इनकम टैक्स। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से समझो कि 2 भाई हैं, इनको टैक्स कलेक्ट करना है। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये पार्लियामेंट में लेके आते हैं फाइनेंस बिल। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं फिलहाल। क्या लेके आते हैं बच्चों? फाइनेंस बिल। और ये हर साल 1 फरवरी को आता है, 11 बजे। फिक्स रेट, हर साल 1 फरवरी को 11 बजे। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कौन है फिलहाल? निर्मला सीतारमन जी।
ठीक है, वो बिल पेश करती है फाइनेंस बिल। अभी होता क्या है, भला क्या है ये फाइनेंस बिल, क्या चीज है ये? इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर पार्ट और एक होता है इनकम पार्ट। सरकार सबसे पहले जब बजट शुरू करती है 11 बजे, निर्मला सीतारमन जी, तो वो इस तरह से बताते हैं कि हमारे क्या क्या खर्चे हैं, कि हम इस साल, आने वाले साल में, आने वाले साल के लिए होता है ना बजट का मतलब क्या होता है, बजट, बजट जो वर्ड यूज होता है ना, वो रियल नहीं होता, वो फ्यूचर के एस्टिमेट्स होते हैं। बजट तभी वर्ड यूज करते हैं, बजट का मतलब हम कहते हैं ना हमारा बजट इतना है, नॉर्मली हम बोलते हैं ना गाड़ी का बजट इतना है, हम इतना खर्च करने का अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए कुछ, ठीक है। तो बजट, ये बजट है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं वो क्या क्या बताएंगी, वो कहेंगी देखो जी हमारा डिफेंस पे इतना खर्चा होगा, इस साल हम डिफेंस पे इतना खर्चा करेंगे, इस साल हम इंफ्रा पर इतना खर्चा करेंगे, इस साल हम एजुकेशन पर इतना खर्चा करेंगे, इस साल हम हेल्थ पे इतना खर्चा करेंगे, इतना हम कुछ ट्रेनिंग से कोर्सेज होते हैं उन पर इतना खर्चा करेंगे, मतलब बहुत सी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, सैलरी पे इतना खर्चा होगा, पूरी लिस्ट होती है वो आप देख सकते हैं जाकर नेट पे आपको मिल जाएगी, राइट। फिर कहते हैं जी अच्छा हमें फिर वो लोन वापस करने होते हैं, अदर कंट्री से लोन ले रखे हैं वो वापस करने होते हैं, उनका 10-10 लाख करोड़ रुपए तो ब्याज होता है, ठीक है। तो ये बजट करोड़ों अरबों रुपए का होता है, ये खर्चे। फिर गवर्नमेंट सेकंड पार्ट पे आती है, गवर्नमेंट कहती है ये हमारा खर्चा है, मान लीजिए 50 लाख करोड़। कितना खर्चा है, 50 लाख करोड़ का खर्चा। एलसी कम पड़ जाएगा सर, 50 लाख करोड़ रुपए, इमेजिन करके देखो कितनी ह्यूज फिगर है। अगर आप देखोगे, अच्छा एक बात बताओ, हमारी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ, बताइए हमारी पॉपुलेशन कितनी है बेटे, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 130 करोड़ मान लेते हैं, 130 करोड़। एक परिवार में कितने लोग होते हैं, जनरली 5, एवरेज पकड़ लेते हैं 5, 130 से 5 को भाग करना जरा, कितने परिवार हो गए, परिवार वाइज कह रहा हूं मैं, 26, 26 करोड़ परिवार, 26 करोड़ परिवार से लगभग 50 लाख करोड़ रुपए वसूला जाता है, यानी एक परिवार से 2 लाख रुपए साल का, आपके परिवार से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। वो अलग बात है कि आपको एहसास भी नहीं होता क्योंकि आपके प्रोडक्ट में जुड़ा होता है। हाँ अगर आप मान लीजिए आप घर पे खर्च करते हैं 8 लाख रुपए, प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, सब में टैक्स जुड़ा हुआ है, तो ह्यूज टैक्स, तो आप टैक्स से बच नहीं सकते, बहुत बड़ा एरिया है। अगर मैं आपकी बात करूं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा नजरिया टैक्स के बारे में खास है, क्या कॉस्टिंग के बारे में उस वजह से नहीं सोचता मैं, क्योंकि बेटे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने ऑब्जर्व किया कि लगभग 95% बच्चे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ही जाते हैं, अपना फ्यूचर उसी में देखते हैं। केवल 5% बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग या अकाउंट्स, अकाउंट्स तो खैर हर जगह ही काम आएगी, जो एफएम या कॉस्टिंग की लाइन में जाएंगे, यानी एफएम और कॉस्टिंग की लाइन में जाने वाले लोग केवल 5% होंगे, 95% लोग इसी में अपना करियर बनाते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत केयरफुल हूँ, मतलब इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाना होता है ये सब्जेक्ट, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। हाँ मतलब आपको, मतलब जब आप फ्यूचर में बाहर निकलो मार्केट में, तो बाहर ये हो कि हाँ कहीं से पढ़कर आए हो, नॉलेज है, पढ़कर आए हो कहीं से, ये चीज़ जब आप बाहर जाके बोलोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 5% टाइम मैं अदर चीज़ों में स्पेंड करता हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े प्रैक्टिकल एंगल से, ठीक है, वो ज़रूरी है, समझ बढ़ेगी उसकी आप प्रैक्टिकल, राइट। चलिए हम बात क्या कर रहे थे,
50 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो खर्चा करना है। अब गवर्नमेंट आती है सेकंड पार्ट पर, इनकम पार्ट। गवर्नमेंट कहती है ये पैसा तब कलेक्ट हो पाएगा जब हम इनकम टैक्स के रेट ये रखेंगे। इनकम टैक्स के रेट क्या रखें? ये रखे जाएंगे, तब जाके ये पैसा कलेक्ट होगा। ठीक है, जितने भी टैक्स कलेक्ट होने हैं उनके रेट डिसाइड किए जाएंगे। स्पेशली इसमें इनकम टैक्स मान लो, मेन फोकस इनकम टैक्स पर होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट से सीधा आपकी जेब से जा रहा होता है। पूरी पब्लिक उस बजट को देख रही होती है। जब ये बजट आएगा तो मैं आपको लाइव सेशन यहाँ पर दिखाऊंगा उसका, बजट का, कि किस तरीके से होता है। आपकी समझ बढ़ेगी बजट के बारे में। यहाँ किस तरीके से बजट बोला जाता है, शुरुआत कैसे होती है। 1 फरवरी को 11 बजे हम लोग लाइव यहाँ पर बजट लगाएंगे, राइट। तो ये पैसा आपका कलेक्ट कैसे होगा वो यहाँ पे लिखा होता है, राइट। समझ आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड फिनांस बिल। सर ये बिल वर्ड यूज क्यों किया? बेटे जब ये बिल अप्रूव हो जाता है तो ये एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। जब ये बिल अप्रूव हो जाता है, इसमें एक्साइज के रेट होंगे, इसमें आपके इनकम टैक्स के रेट होंगे। जब ये अप्रूव हो जाएगा बजट, तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट। और ये कब तक अप्रूव करना होता है? ये कब तक अप्रूव करना होता है? 31 मार्च तक? आंसर इज नो। 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये अप्रूव करना होता है जनरली। वैसे डेट है 75 डेज, लेकिन तब भी वो 60 दिन के अंदर अंदर कर देते हैं। मैंने जनरली जो एक्सपीरियंस कहता है 75 दिन होते हैं सर। 75 दिन के अंदर अंदर अगर ये अप्रूव हो गया राष्ट्रपति से तो ठीक है, वरना ये पूरा का पूरा बजट बेकार हो जाएगा और जितना गवर्नमेंट ने पैसा कलेक्ट किया है वो सारा वापस करना पड़ेगा पब्लिक को। तो लेकिन एक बात बताओ, प्रैक्टिकली रेट आ गए 1 फरवरी को, बजट आ गया 1 फरवरी को, ठीक है, आ गया। मान लो एक्साइज ड्यूटी में चेंज हुआ, एक्साइज ड्यूटी के रेट में चेंज हो गया। मान लीजिए वो कहते हैं एक्साइज आगे से शराब पर, वाइन पर एक्साइज ड्यूटी या पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी इतने % लगेगी। ये रेट कब से एप्लीकेबल हो जाते हैं? क्या उसी टाइम 11 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, या 2 तारीख से, या 1 अप्रैल से, नए फाइनेंशियल ईयर से? कब से एप्लीकेबल होते हैं? ये अप्रूव होने के बाद, या राष्ट्रपति के अप्रूव होने के बाद, प्रेसिडेंट से अप्रूव होने के बाद, जब वो एक्ट बन जाता है तब से रेट लगते हैं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। जब आप नई नई आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं और आप ऑडिट पर जाते हैं और क्लाइंट आपसे पूछता है कि सर 1 फरवरी को रेट चेंज हो गया, बताओ 2 तारीख को जो बिल काटूं उस पर नया टैक्स का रेट लगाऊं या पुराना लगाऊं। और मोस्टली बच्चे आप में से जवाब देते हैं कि सर पुराना वाला लगा दो, वो तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, या राष्ट्रपति का बजट आने के बाद एप्लीकेबल है। गलत। इनडायरेक्ट टैक्स के रेट इमीडिएट अगले दिन से अप्लाई हो जाते हैं। यानी एक्साइज ड्यूटी में अगर कोई रेट का चेंज होगा तो वो 2 फरवरी से अप्लाई हो जाएगा, रात को 12 बजे से अप्लाई हो जाएगा। 1 फरवरी रात को 12 बजे से, या ऐसे कह सकते हो सिंपल भाषा में 2 फरवरी शुरू होते ही एप्लीकेबल हो जाएगा। किसके रेट? इनडायरेक्ट टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी के, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स के जो रेट होते हैं वो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वो ना पूरे ईयर पे लगाया जाता है रेट। वो रेट ऐसा नहीं होता कि, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश करो, शराब है, शराब का आप बिल काट रहे हो 2 फरवरी को, तो एक्साइज ड्यूटी का रेट लगाना है आपको उस दिन, हर बार लगाना है जब आप बिल काटोगे। तो 2 फरवरी को जब आप बिल काटोगे तो नया रेट लगाओगे। लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स पूरे साल की इनकम पर लगाया जाता है, तो पूरा साल माना जाता है फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर चलता है, फाइनेंशियल ईयर, ना कि कैलेंडर ईयर। समझ गए? फाइनेंशियल ईयर चलता है, ये ध्यान रखना, राइट। अब मैं आपको एक लैंग्वेज पढ़ाता हूं, हालांकि ये सब लिखा हुआ है फाइनेंस एक्ट क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा,
ये तो बात हो गई उसकी बड़े भाई की। क्या छोटे भाई भी फाइनेंस बिल लेके आते होंगे? यानी हरियाणा गवर्नमेंट भी लेके आती होगी अपना, दिल्ली गवर्नमेंट अपना लेके आती होगी। ये तो बड़ा भाई लेके आया ना बिल, क्या छोटे भाई भी लेके आते होंगे? आंसर इज यस। वो अपने अपनी स्टेट के फाइनेंस बिल लेके आते हैं, जिसमें अपनी स्टेट के खर्चों के बारे में, अपनी स्टेट से इनकम के बारे में बात होती है। समझ गए? यानी ये बिल हर स्टेट में भी होता है और सेंटर में तो है ही है। सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बेटे हर लॉ के सोर्स यही होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, चाहे प्रत्यक्ष कर, कुछ भी हो। इनकम टैक्स की पर्टिकुलर बात करूं तो उसका सोर्स क्या है? इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर नोटिफिकेशन में आपको टाइम टाइम पे बताता रहूंगा क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन, फिनांस एक्ट की मैंने थोड़ी सी अभी आपसे चर्चा की, थोड़ी सी चर्चा मैंने आपका फिनांस एक्ट की। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? कहता है एक्ट में 298 सेक्शन है जो एड्रेस आपको बताते हैं कि ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है। मैंने परसों चर्चा की थी कि सेक्शन अपने आप में क्या है? एक एड्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो, ये सब मैंने बताया था आपको, आइडिया दिया था। बाकी जैसे हम पढ़ते रहेंगे मैं बात करता रहूंगा। इट केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962 को ये लॉ बनाया गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाए गए? रूल। क्या बनाए गए? रूल। अब रूल बनाने की जो पावर मिलती है ना, वो कहां से मिलती है? उसे एक्ट से। सेक्शन 295 कहता है किसका? इनकम टैक्स एक्ट का, कि जो हमने आज तक एक्ट पढ़ाया, 298 तो टोटल ही है, कि हमने जो एक्ट पढ़ाया आपको, उसके लिए हम क्या फ्यूचर में फ्रेम करेंगे? रूल। और वो रूल आप पर बाउंड होंगे। बताओ, एक्ट ऊपर या रूल? सोच के बताना, बहुत सारे प्रोफेशनल तक कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक्ट ऊपर या रूल? एक्ट ने कहा, सेक्शन 295 ने, कि हम रूल बनाने की पावर देते हैं और उस पावर से रूल बने। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक्ट ऊपर या रूल? क्योंकि अगर एक्ट और रूल में कोई कंट्रोवर्सी आ गई, मान लो एक्ट ने कोई बात बोली, रूल में गलती से कुछ और बात लिखी हुई है, क्या मानोगे? एक्ट बड़ा या रूल? एक्ट बड़ा या रूल? एक्ट बड़ा। यार एक्ट ने ही तो पावर दी है रूल बनाने की। नहीं, बात समझने की कोशिश करो। एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? 298, जिसमें से एक सेक्शन कहता है कि मैं पावर देता हूं कि रूल बनाए जाएं। एज पर सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल। अब ये रूल गवर्नमेंट नहीं बनाती, ये कौन बनाता है? सीबीडीटी। अब मैं बताऊंगा सीबीडीटी क्या होता है अभी आपको। आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या होता है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब सीबीडीटी की चर्चा आई गई तो सीबीडीटी के बारे में सुन लो। क्या होता है भाई? अब फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा तो बहुत बिजी है ना, उनके नीचे आईएएस ऑफिसर काम करते हैं जो कि क्या बनाते हैं? एक्ट, रूल्स वगैरह। तो क्या होता है, हर काम के लिए ना एक बोर्ड बना होता है। क्या बना होता है? बोर्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि इस काम के लिए एक बोर्ड बना दो ताकि वो काम करता रहे। बोर्ड का क्या होता है? वो पूरे बोर्ड का काम क्या होता है? उस पर्टिकुलर काम को करना। यानी कि डायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है, पहले बताओ हम सेंटर की बात कर रहे हैं या अभी स्टेट की? सेंटर की। तो मैं इसे नाम क्या दूंगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स के सारे काम काज को संभालेगा। दैट इज कॉल्ड सेंट्रल। सेंट्रल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर स्टेट का होता तो मैं क्या बोलता? स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड। लेकिन अभी क्या बोलूंगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बात समझ गए? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? दूसरा, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो मैं बोलूंगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। उसे बोलते हैं एक्साइज एंड कस्टम बोल देते हैं, सीबीईसी बोलते हैं उसे। आजकल इसे सीबीआईसी नाम कर दिया है क्योंकि कस्टम अलग एक्ट है,
इनडायरेक्ट टैक्स अलग है, कस्टम अलग है। कस्टम पता है क्या होता है आप लोगों को? जब आप माल इंपोर्ट करते हो ना तो एक स्मगलिंग करते हैं कई लोग, स्मगलिंग। सुना हुआ है आपने मूवी वगैरह में कि सोना और मोना, सुना हुआ है? सोना और मोना नहीं सुना? पुरानी मूवी वो करती थी एक, वो मोना के थ्रू सोना लेके आते थे, ऐसी मूवी थी, कुछ डायलॉग वायलॉग बहुत बार आते हैं ऐसे। तो स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग बेटे बहुत ज्यादा है, अफीम, चरस, गोल्ड, इनकी स्मगलिंग देश में बहुत ज्यादा होती है। अब स्मगलिंग होता क्या है पता है आपको? जब आप देखो होता क्या है, कई कंट्री में ना सोना सस्ता है, कई कंट्री में सोना सस्ता है। अब जब उसे इंडिया में लेके आते हैं ना सोने को दूसरी कंट्री से यहाँ पर, तो हमें पे करनी पड़ती है कस्टम ड्यूटी। और गवर्नमेंट इतनी ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा देती है उस पर कि उसका भाव डोमेस्टिक के बराबर आ जाए। वरना लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे वरना लोग सोना ला के बेचना शुरू कर देंगे। मैं भी बेचना शुरू कर देता भाई। कहीं से अगर मुझे 4500 तोला मिले और इंडिया में आके वो 4800 में बिक जाए, ये काम शुरू कर दो फिर तो। लेकिन गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है, कस्टम ड्यूटी। अब मुझे कस्टम ड्यूटी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? समुद्र के अंदर जब दो देश होते हैं ना, उनमें व्यापार जो होता है वो समुद्र के थ्रू होता है जनरली। जनरली बोल रहा हूँ, आजकल तो बाय एयर भी हो रहा है, जनरली कह रहा हूँ बाय सी होता है। ठीक है। अब सी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। सी कोई छोटा मोटा तो है नहीं। तो मैंने पहली बार सी देखा था केरला में, आई वॉज सरप्राइज। देखा कभी आप लोगों ने सी? कभी नहीं देखा समुद्र, कभी नहीं देखा? तो हैरान रह जाओगे आप, अंत नहीं देख सकते आप उसका। आप किनारे पे खड़े हो और जहां तक देखो पानी पानी, अंत ही नहीं है सर कोई। इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, कोई अंत ही नहीं है सर उसका। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट कहती है हम कहाँ कहाँ जाएंगे। अब मान लो ये बहुत बड़ा समुद्र है और यहाँ से एक माल आना है और यहाँ पे एक इंडिया के कस्टम वाले खड़े हैं। अब कोई यहाँ उठा के उतर जाए तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रूट डिफाइन कर रखे हैं। समझ गए कि इसी रूट से आना है, आपको इसी रूट से आना है। अगर कोई गलती से इस रूट पे पाया गया और कस्टम वालों ने गश्त करते हुए उसे पकड़ लिया, ये भी गश्त लगाते रहते हैं ना समुद्र में, पकड़ लिया, कौन सा केस बनेगा? स्मगलिंग। दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग। तो अगर यहां से जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, फिर फायदा क्या है? और यहां से जाएंगे तो पकड़े गए तो क्या लगेगी, स्मगलिंग। लेकिन अगर असाइनमेंट यहां ले गए, सोच के देखो, अगर सोना बाहर से आप 40 लाख रुपए किलो लेके आए और यहाँ 48 लाख रुपए किलो बिकता है और 100 किलो सोना ले आए, एक शॉट में 8 करोड़ रुपए आ गए। आप समझ रहे हो लोग रिस्क क्यों लेते हैं स्मगलिंग का? क्यों लेते हैं? बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तभी लोग रिस्क लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्मगलिंग। स्मगलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो सिर्फ टैक्स की चोरी स्मगलिंग है। तो एक कस्टम एक्ट अलग है, बात समझ रहे हैं आप? तो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी नाम हो गया इसका। अब क्या हो गया है, सीबीआईसी। पहले क्या हुआ करता था, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। अब एक्साइज खत्म हो गया है, एक्साइज केवल दो चीजों पे है, शराब पर और पेट्रोल पर। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, स्टेट का नहीं है। लेकिन उस पर वैट भी लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। राइट, इज दैट क्लियर? सीबीआईसी, अब एक नई बॉडी का नाम रख दिया गया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अब इसका मतलब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, बाकी बोला सीबीईसी या सीबीडीटी आप करते रहना। अब सीबीडीटी क्या करता है, रूल बनाता है। एक्ट किसने बनाया, फाइनेंस गवर्नमेंट ने बनाकर दे दिया। आगे किसको दे दिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। और क्या बोला, रूल बना देना। उसने कहा सर रूल बनाने की पावर तो दो, कहते सेक्शन 295 में दे तो दी। अब बताओ जो वो रूल बनाएंगे वो ऊपर या एक्ट ऊपर? उस एक्ट ऊपर, क्योंकि एक्ट से ही तो उन बेचारों को पावर मिली है और उसी के अंडर में ये बॉडी आती है। वो उसको ओवरराइड कैसे कर सकती है? मैंने कोई बात लिखी, ठीक है,
आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कहा इस सिस्टम के नजदीक कोई नहीं आएगा, कोई बच्चे के पास पावर नहीं, और बोल भी रहा हूं कोई भी बच्चा इस सिस्टम के नजदीक नहीं आएगा। बेटे परसों हमारे एक बच्चे ने पेन तोड़ दिया, किसी बच्चे ने, ये वाला, और इसकी कॉस्ट बड़ी हाई होती है। ये तो आपको लग रहा है सिर्फ नॉर्मल पेन है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। अब वो तोड़ तोड़ दिया किसी बच्चे ने। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कि इस सिस्टम के नजदीक कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए नहीं आएगा, ठीक है, अब आप लोगों ने अपने, मैंने कहा ठीक है आप यहाँ बैठो, डिसिप्लिन में रहो, लेकिन अपने रूल खुद बना लो, मतलब मैं रूल नहीं बनाऊंगा, आप डिसिप्लिन में रहो, अपने रूल खुद बना लो कि हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, आप अपने आप में रूल में क्या डाल दिया कि पानी की बोतल हम नीचे रखेंगे इस सिस्टम के, सिस्टम के नजदीक तो आना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला था, नजदीक। अब बताओ रूल ऊपर या एक्ट? एक्ट हमेशा ऊपर होगा, रूल तो सीबीडीटी बनाता है, सीबीडीटी को पावर दी जाती है। क्या आपको फ्रेम वर्क क्लियर हुआ? हर काम के लिए क्या बनता है, बोर्ड, राइट। आई थिंक आपको ये सोर्सेस का अंदाजा हुआ, पढ़ेंगे तो और होगा, लेकिन फिलहाल अपेरेंटली हो गया। एक्ट क्या होता है पता चल गया, रूल क्या होते हैं पता चल गया। कहते हैं ऑल फॉर्म, प्रोसीजर, वैल्यूएशन, वो सब कौन बनाता है, सीबीडीटी। सर्कुलर कौन इशू करता है, सीबीडीटी को। क्यों इशू करता है, क्योंकि मार्केट में लॉ इंप्लीमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाबा गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना पड़ता। अब तुम्हें पावर दे दी, बोर्ड को पावर दे दी, अब बोर्ड अपने आप करेगा, बोर्ड ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा। जुडिशियल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है और क्या बन जाता है, लॉ। हरियाणा कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का केवल हरियाणा और पंजाब पर एप्लीकेबल होगा, और किसी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? फिनांस एक्ट क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट फिनांस बिल इन द बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट। वंस द फिनांस बिल इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एंड गेट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इट बिकेम द फिनांस एक्ट। द रेट ऑफ टैक्स इज प्रिस्क्राइब इन द फिनांस एक्ट। मैंने बताया अभी आपको। अब सेक्शन 1 बताओ बेटे, सेक्शन 1 किस चीज का होता है हमेशा, जल्दी से बताओ, सेक्शन 1 किस चीज का होता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट। बच्चों ने कहा पहला किसका होता है, नाम का, तो बेटे नाम, नाम नाम नाम, इनकम टैक्स में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा क्या होता है और क्या लिखा होता है, बताओ बेटे, ये कहां पर एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। थर्ड वन इज, कब से एप्लीकेबल था ये, यानी इनकम टैक्स एक्ट कब से आया हुआ है, 1 अप्रैल 1962 से, राइट। अब सेक्शन 2 किस चीज का होता है, डेफिनेशंस का, डेफिनेशंस का। डेफिनेशन टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, ऐसे नहीं करते हम कि पहले सारी डेफिनेशन पढ़ लें फिर एक्ट पढ़ना स्टार्ट करें। प्रैक्टिकली हम कैसे पढ़ते हैं, एक्ट को पढ़ते हैं, उसमें कोई वर्ड आता है तो उसका मीनिंग जाके सेक्शन 2 में देख लेते हैं, तो सेक्शन 2 नहीं पढ़ते हम कभी भी पहले। ठीक है, सेक्शन 3 जर्नली चार्जिंग सेक्शन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेशन डाली हुई थी स्पेसिफिक, जिसकी मैं चर्चा आगे जाके करूंगा, तो अब सेक्शन 4 आ गया, चार्जिंग, जो कि आपके लॉ की शुरुआत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक लॉ का, चार्जिंग सेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन, क्या होता है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि आप ऐसा क्या करेंगे जो इस एक्ट में आ जाएंगे, आप ऐसा क्या करेंगे जो इस एक्ट में आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो तभी आगे पढ़ो वरना घर जाओ। स्टार्टिंग में बता दिया ना, स्टार्टिंग में समझे, आप ऐसा क्या करें कि आप इस एक्ट में आओ। ठीक है, क्या आप लोग सभी एक्ट में आते हो?
कभी कोई केस बना है आपके ऊपर पुलिस में मारपीट का, दंगे करने का, बना है केस? तो क्या आप उस एक्ट में फॉल करोगे? तो आपको क्या करना है उस एक्ट से? वो तो उनके लिए जिन्होंने ऐसा किया हो। तो चार्जिंग सेक्शन पहले ही बाहर कर देता है सबको, कहता है भाई आगे वही पढ़ना जो ये करे, जो ये ना करे वो क्या करेगा पढ़ के। यानी अब मैं इस एक्ट में एंटर करने की चाबी घुमाने वाला हूं, समझ गए? अब कौन कौन घूमेगा, आइए देखें कौन कौन इस एक्ट में घुस जाएगा। अब घुसने की चाबी किस किस के पास है, किसको इस एक्ट में आना पड़ेगा। कोई लड्डू पेड़े नहीं बढ़ रहे तो अंदर जाके लड्डू पेड़े बंटने वाले हैं। एक्ट में आने का मतलब हुआ क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, समझ गए? आना खतरनाक है लेकिन आना तो पड़ेगा, ठीक है? अब कौन आएगा? सेक्शन 4 चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, किस पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, कौन कौन इसमें फॉल करेगा, जरा जल्दी से आइए। एवरी पर्सन, अरे बाप रे, मैंने आपको कहा था जब इसको डालना होता है ना किसी में, टैक्स वसूलना होता है, एवरी, सारे आ जाओ, एवरी पर्सन। एक बच्चे ने पूछा सर पर्सन मतलब, अब जैसे ही उसने पूछा पर्सन मतलब, मैंने कहा सेक्शन 2 में जाके देखेंगे बेटे, अभी तो पढ़ लो बस एक बार, अप्रेंटली पढ़ लो, अभी तो इसमें एक एक शब्द का मीनिंग होगा। एवरी पर्सन, कहता सभी आ जाओ, एवरी पर्सन, लेकिन आगे बोला क्या, हुज टोटल इनकम, क्या कहता है, हुज टोटल इनकम, हुज टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, व्हाट, प्रीवियस ईयर। अब ये क्या भला है प्रीवियस ईयर, भगवान जाने, डिटेल में आज पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है? अच्छा टाइम चलो अभी तो है, एक स्टार्ट तो करें। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ पिछला साल, हिंदी भाषा में थोड़ा बोले, हर पर्सन जिसकी कुल आय पिछले साल की, पता नहीं क्यों बोल रहा है पिछला साल, देखेंगे अभी। हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसकी कुल आय पिछले साल की एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू, कहता है जिस अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता उससे ज्यादा है तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आइए टैक्स दीजिए। एवरी पर्सन, दोबारा पढ़ो ध्यान से एक एक शब्द, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ exceeds the maximum amount which not chargeable tax, आगे पढ़ो क्या कहता है, चार्जेबल टू इनकम टैक्स इज एन असेसी, यानी असेसी कौन कहलाएगा, जिसकी इनकम, मैं वैसे ही एक बोल रहा हूं 2.5 लाख से ज्यादा है, अमाउंट बता रहा हूं आपको जो कि वास्तविक अमाउंट है, 2.5 लाख रुपए तक तो वो बात ही नहीं करेगा। सर अभी तो 5 लाख बोल रहे थे आप कुछ देर पहले, आऊंगा 5 लाख पर भी, फिलहाल एक बार क्या है 2.5 लाख, ये सारी माया आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगी। 2.5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना, यानी अगर आपके फादर की इनकम 2.5 लाख है, लेकिन आगे जाके जब माया क्लियर करूंगा तो बोलूंगा 4 लाख भी है तो भी नहीं देना, 5 तक है तो भी नहीं देना, लेकिन फिलहाल 2.5 लाख समझो, क्या माया है बाद में देखेंगे। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम द प्रीवियस ईयर एक्सीड 2.5 लाख, मैं ऐसे बोलूंगा एक्सीड्स 2.5 लाख, सिंपलिसिटी करने के लिए, ठीक है? सीनियर सिटीजन के लिए हालांकि वो 3 लाख है, वेरी के लिए 5 लाख है, सब चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास का मैटर है हमारा। एवरी पर्सन जिसकी कुल आमदनी पिछले साल की 2.5 लाख से ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति हमारी नजर में एक असेसी कहलाएगा। असेसी मतलब मुर्गा, आ जाओ फंस गए, एक असेसी कहलाएगा, इज एन असेसी। क्या मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी? शायद होगी,
होगी ना, 2.5 लाख से तो ज्यादा होगी शायद। मैं कौन हूं? एक एसएससी एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स से हम क्या वसूलेंगे? इनकम टैक्स इन दी, ये भगवान, एक तो ये नहीं पता प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। एक बच्चे का मैसेज आया, कहता है सर इम्प्लिसिट इनकम भी इंक्लूड होती है। बेटे मैंने तो अभी बात ही नहीं की इनकम की। विवेक भाई टोटल इनकम का तो बहुत बड़ा मतलब है, वो तो बेटे अभी आपको जाके समझ आएगा 30-40 लेक्चर के बाद कि उसमें क्या शामिल होता है विवेक भाई, क्या नहीं होता। 20-30 लेक्चर के बाद समझ में आएंगी आपको वो बात। इन्होंने पूछा इनकम में क्या शामिल होता है। बेटे यही तो पढ़ना है हमें पूरे इनकम टैक्स में, कि क्या क्या शामिल होता है, किस किस पे आपको इनकम टैक्स देना है। ठीक है विवेक भाई? विवेक जी जब भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए तो यस लिख के भेज दिया करो जल्दी से। विवेक भाई क्लियर हुआ? इम्प्लिसिट इनकम में सब बताऊंगा बेटे, क्या क्या शामिल है क्या क्या नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है सर। इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट्स, मैंने जानबूझ के आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, बीच में वो आ रहा था, किसी बच्चे को डाउट हो तो हैंड रेस कर लेना, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसे। ठीक है? एट द रेट, अच्छा हाँ क्या बात हो रही थी, चार्जेबल टू इनकम टैक्स, उस असेसी से क्या वसूलेंगे? टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, वसूलेंगे असेसमेंट ईयर में। ठीक है? एट द रेट, और कहता है या तो रेट से या रेट से। ये माया परसों क्लियर होगी कि रेट और रेट्स वर्ड क्यों यूज किया। रेट और एक एक शब्द का मीनिंग देखना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट, वो तो बता चुका हूं मैं कि रेट कहां लिखे होते हैं, फाइनेंस एक्ट में, फॉर दैट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। हाउएवर ये छोड़ दो पहला फिलहाल, जब चर्चा बाद में होगी। अभी तक जहां तक मैं समझ पाया, अगर अपेरेंटली मैं बात करूं, पर्सन का मीनिंग अभी पढ़ेंगे क्योंकि इससे अगला टॉपिक हमारा वही है, लेकिन अपेरेंटली जहां तक मैं समझ पाया, इसका मतलब क्या, बड़े ध्यान सुनना, अपेरेंटली बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। इस पैरा का मतलब क्या है? अभी मुझे बताओ, आज हम जो खड़े हैं वो कहां खड़े हैं? अगस्त 2021, और यहां चलता है फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये पता है? ठीक है बेटे, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी लेके आओ माइंड में, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स की। और जो इनकम टैक्स है वो लगाया जाएगा पूरे साल में आपने कितना कमाया। ठीक है? अब मुझे एक बात बता दीजिए, हमारा कौन सा साल अभी खत्म हुआ है? अगस्त में खड़ा हूं मैं, कौन सा साल खत्म हुआ है? प्रीवियस कौन सा साल खत्म हुआ है अभी? 1 अप्रैल 20 से ये साल खत्म हुआ है ना, लास्ट 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 फाइनेंशियल ईयर ये खत्म हुआ है। ठीक है? एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है, उसको क्या यहां पर पता चल जाएगा कि उसकी कुल आय कितनी है पूरे साल की? बीच में पता चल सकता है? क्या यहां पता चल जाएगा? बी प्रैक्टिकल, क्या यहां पता चल जाएगा? यहां, यहां, यस, यहां पता चलेगा उसे जाकर कि उसने कितना कमाया। एंड तक पता नहीं चल सकता, क्या पता लॉटरी निकला है, हमें क्या पता बिजनेस के अंदर कौन सा ऑर्डर आ जाए, बहुत सारी घटनाएं हैं। कब पता चलेगा? जब पूरा साल खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे कब? इस साल या अगले साल? अगले साल, यानी कि अगला साल हो गया 21-22। हाँ है ना? तो अब मैं क्या बोलूंगा, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय पिछले साल की, पिछला साल क्यों कि मैं अगस्त में खड़ा हूं, पिछले साल की, पिछले साल की, समझ गए? लैंग्वेज पुट कर पा रहे हो? ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आमदनी पिछले साल की, अब 20-21 की, अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति एसएससी कहलाएगा।
और वो इनकम टैक्स देगा असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट किसे पता है क्या होता है? असेसमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में क्या मतलब होता है असेसमेंट का? प्रीवियस का मतलब पता है हिंदी में क्या होता है? पिछला। हिंदी बहुत सारी चीजें क्लियर कर देती है। और असेसमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, हिंदी में क्या होता है? निर्धारण करना, किसी चीज की कंपुटेशन करना, उसको निर्धारित करना। निर्धारण ईयर, यानी कि इस साल की इनकम को निर्धारित, कंप्यूट किस साल करेंगे? बताओ बेटे, किस साल करेंगे? इस साल करेंगे। साल, इस साल का टैक्स यहां देंगे। और फिर लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, जब इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा तो लास्ट में पढ़ाऊंगा सबसे, कि एडवांस टैक्स भी लेती है गवर्नमेंट। वो लास्ट का मरता है। अभी अभी माइंड में रखो, इस साल का टैक्स इस साल देना होता है। कब? असेसमेंट ईयर में। कब? असेसमेंट ईयर में। अब उस लैंग्वेज को दोबारा पढ़ते हैं, क्या पता क्लैरिटी हो जाए। एवरी पर्सन, एक बार तो अपने आप को समझो पर्सन, टेक्निकल मीनिंग क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। हर व्यक्ति जिसकी कुल आमदनी पिछले साल की, ये लिखा हुआ है ना, पिछले साल की उस 2.5 लाख से ज्यादा है, मैं और सिंपल लगाता हूं, 2.5 लाख से ज्यादा है, ऐसा व्यक्ति एक असेसी कहलाएगा और हम उससे टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, इन दी टैक्स असेसमेंट ईयर वसूलेंगे इन दी असेसमेंट ईयर एट द रेट। अभी रेट पकड़ो, रेट्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसमें मैं हिंट भी दे देता हूं। अगर आपकी इनकम बेटे 5 लाख तक है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। 5 से ऊपर 20% देना पड़ता है, 10 से ऊपर 30% देना पड़ता है। अलग अलग स्लैब बने होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है सिस्टम। और 2.5 से 5 होता है 10%। अभी तो कह रहे थे 5 तक होता नहीं है, करूंगा सब क्लियर करूंगा। ठीक है, तो 2.5 से 5, चलो 10 हुआ करता था, अब तो फिलहाल 5 है। तो 2.5 से 5 5, 5 से ऊपर 5 से ऊपर 20, 5 से 10 20, और 20 से ऊपर। तो मैं क्या बोलूं, एक पर्सन में एक रेट लग रहा है या अलग अलग रेट लग रहे हैं? अलग अलग रेट लग रहे हैं। क्या लिखा हुआ? रेट और रेट्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट फॉर दैट रेलेवेंट। उस असेसमेंट ईयर के लिए फाइनेंस एक्ट में जो भी रेट डिसाइड किए गए हैं उन रेट से हम टैक्स वसूलेंगे। क्या ये लैंग्वेज अपरेंटली नजर ठीक लग रही है? ठीक है, समझ में आ रही है? प्रीवियस ईयर का टैक्स यहां पर। अब बात आती है, बड़े ध्यान से आपके मतलब की बात, स्टूडेंट की बात। सर एक बात बताओ, हमारे पेपर होंगे मई में, मई 2022। ठीक है, हमारे ऊपर कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होगा? क्योंकि हर साल लॉ में चेंजेस होते हैं छोटे छोटे, पूरा लॉ चेंज नहीं होता, माइनर से चेंज होते हैं। अब चेंज होते हैं तो हमें कौन सा वाला पढ़ना है? हमें प्रीवियस ईयर 20-21 पढ़ना है, 21-22 पढ़ना है, क्या पढ़ना होगा? एक लॉजिक लगाओ। आपके पेपर कब है बेटे? मई, यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023। आपके पेपर यहां पर हैं बेटे। मई कब? 22 यहीं पर है, देख लो। जिस दिन आप पेपर दे रहे होगे, बताओ बेटे, उस दिन कोई व्यक्ति अगर आपसे इनकम निकलवाने आएगा तो कौन से साल की निकलवाने आएगा उस दिन? बता दो, क्योंकि 21-22 खत्म हो चुका होगा उस दिन, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो। आप पेपर दे रहे हो मई 22 में। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया कि सर आप पढ़े लिखे आदमी हो, जरा मेरी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन कर देना जरा, तो वो किस साल की करवाने आएगा? क्योंकि कौन सा साल खत्म हुआ है अभी? 21-22। ठीक है, जो बच्चा नवंबर में पेपर देगा, मान लेते हैं, बताइए, अगर उसके पास भी कोई व्यक्ति नवंबर में आता है तो किस साल की इनकम कंप्यूट करवाने आएगा? तो बेटे, जो बच्चे मई और नवंबर में पेपर देते हैं
उनमें सेम एप्लीकेबल होता है। समझ गए? कौन सा वाला? 21-22 प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? 21-22, या हम कहें असेसमेंट ईयर 22-23। तो इसका मतलब अपने माइंड में सेट कर लो, आपके एग्जाम में एप्लीकेबल ईयर है प्रीवियस ईयर 21-22, या और सिंपल भाषा में कहूं तो असेसमेंट ईयर 22। ये आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। क्या आपको सब कुछ क्लियर हो गया? वो पैरा क्लियर है? पर्सन क्या होता है? पर्सन क्या होता है? कौन कौन से टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं, उसकी चर्चा बेटा मैं करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। यानी ये पूरा पैरा भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये बताऊंगा पर्सन क्या होता है। ये तो बहुत ब्रॉड टर्म है, ये तो अभी आपको पता ही नहीं चलेगी, ये तो तब पता चलेगी जब पढ़ लेंगे पूरा। अभी फिलहाल टोटल इनकम मतलब सिंपल भाषा में समझो, एक व्यक्ति ने जो कमाया, फिलहाल सिंपल भाषा में समझो, ठीक है। आगे जाके जब ब्रॉड वे में समझाऊंगा तब पता चलेगा वास्तव में टोटल इनकम किसे कहते हैं। ठीक है विवेक भाई, ऑनलाइन विवेक भाई, तब समझाऊंगा टोटल इनकम किसे कहते हैं। बेटे वैसे मैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, इम्प्लिसिट इनकम भी इंक्लूड होती है? नहीं बेटे, वो इंक्लूड नहीं होती। वैसे आंसर कर रहा हूं मैं आपसे, वो इंक्लूड नहीं होती, उस पर हम कोई टैक्स नहीं देते। लेकिन जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है विवेक भाई? ठीक है सर। फिलहाल मैं आज छोड़ रहा हूं आपको। ये पहरा जो है वो परसों पूरा होगा, और इसका जो ये वाला पार्ट है ये 3 लेक्चर लेगा, क्योंकि इसका पूरा चैप्टर है अपने आप में, इसलिए मैंने इस पहरे की चर्चा ही नहीं छेड़ी। समझ गए? ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, बस जब हम इनकम हो गई ऑलमोस्ट, हम इनकम टैक्स में जो अगली क्लास में मिलेंगे, मिस मत करना। अगली क्लास में ये बताने वाला हूं कि कौन व्यक्ति कितना कमाता है और उस पर कितना टैक्स देता है। मैं आपको ये बताने वाला हूं सरचार्ज किसे कहते हैं, सेस किसे कहते हैं, टैक्स किसे कहते हैं, तीनों को अलग अलग क्यों किया गया, इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया गया, वो लॉजिक्स, किस किस को क्या टैक्स देना पड़ता है, वो सब बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अच्छी क्लास होगी। और आपका इनकम टैक्स ऑफिशियली वैसे तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर ऑफिशियली कहूँ बिल्कुल, तो वो परसों से पूरे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। आज भी इस पैरा के स्टार्ट होने से वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस पैरा की अभी डिटेल में चर्चा नहीं की, तो इस पैरा की जब डिटेल में चर्चा हो जाएगी तो ऑफिशियली आपका इनकम टैक्स पूरे तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। राइट? आई होप कि आपको चार्जिंग सेक्शन क्लियर होगा, आपको फिनांस एक्ट क्लियर हुआ होगा। चार्जिंग सेक्शन बिल्कुल ध्यान से दोबारा सुन लो। चार्जिंग सेक्शन किसी भी एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो बताता है आप ऐसा क्या करो जो यहां पे आओ। अब मान लो किसी की इनकम 2 लाख रुपए है, तो क्या वो उसमें आएगा? वो आएगा ही नहीं, वो बाहर चला जाएगा। मैं क्या करूंगा पढ़ के इनकम टैक्स? लॉ में कहता है हाँ जाओ, हम नहीं चाहते आप पढ़ो, अपना टाइम खराब करो, अपना काम करो, क्यों एक्ट पढ़ते हो? लेकिन जिसकी इनकम 50 लाख रुपए है साल की, 40 लाख रुपए है, वो इस एक्ट में एंटर कर चुका। अब उसके साथ टैक्स कितना लिया जाएगा, उसकी इनकम कैसे निकाली जाएगी, कौन कौन सी इनकम शामिल होती है, वो सब चर्चा हम करेंगे। राइट? थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।